भारत का भौतिक भूगोल देखते हैं। इसमें जो भी चीजें आएगी उन सारों पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा लाइट लग रहा है क्या कलर? ये वाला अच्छा है, ये वाला लाइट तो नहीं लग रहा है, कलर बराबर है। चलिए देखते हैं। देखिए, भौतिक भारत के भौतिक स्वरूप से तात्पर्य है कि भारत का वह स्वरूप जो प्रकृति ने स्वयं होकर निर्मित किया है ना, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो इस आधार पर यदि हम देखें, भूआकृतिक दृष्टिकोण से देखें है ना, तो भारत को 6 भूभौतिक प्रदेशों में बांटकर देखा जाता है ना। अगर हम देखें यहां से, तो ये वाला जो भाग है, ये वाले इस वाले भाग की अगर हम बात करें, तो ये वाले भाग में हम क्या देखते हैं? पर्वतीय क्षेत्र देखते हैं। हम देखते हैं वो पर्वतीय क्षेत्र में क्या क्या होगा, वो बात की बात है। तो ये पहला प्रदेश होगा उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है ना। पहला कौन सा लिखेंगे हम? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, केवल हिमालय नहीं लिखना है, हिमालय के अलावा भी कुछ पर्वत है ना, हमें उसको भी देखना है। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है ना। यहां से अगर हम देखें, ये वाला पूर्ण तौर पर जो है वो मरुस्थलीय प्रदेश है। ये कौन सा है? ये मरुस्थलीय प्रदेश है ना। यहां से अगर हम बात करें, यहां से इस प्रकार से यदि हम बात करें, तो ये वाला जो पूरा रीजन होगा, ये गंगा का मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु का मैदान। ठीक है, ये हमारा दूसरा बड़ा रीजन होगा, ये वाला प्रदेश है ना। अगर इसकी हम बात करें तो ये वाला प्रदेश जो होगा है ना, सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर ये हो गया। ठीक है, यहाँ से कुछ अरावली होगी, कुछ हमारे विंध्य पर्वत होगा, मेकाल होगा, सतपुड़ा होगा, वेस्टर्न घाट होगा, ईस्टर्न घाट होगा, ये सारा कुछ प्रदेश होता है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आता है। किसमें आता है? प्रायद्वीपीय प्रदेश में आता है ना। तो दूसरा मैं आपको लिख सकता हूं कि उत्तर का विशाल मैदान, वो विशाल मैदान किन नदियों के तंत्रों से मिलकर बना है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है ना। ये हम देखते हैं। तीसरा हम देखेंगे प्रायद्वीपीय प्रदेश। किसे हम देखेंगे? प्रायद्वीपीय प्रदेश में हमें मुख्यतः क्या देखना है? प्रायद्वीपीय प्रदेश में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हमें क्या देखना है? जो पर्वतीय क्षेत्र है, यानी कि हमें अरावली को देखना होगा है ना, हमें गुजरात की कुछ पहाड़ियों को देखना होगा, हमें शिलांग पठार को देखना होगा, हमें छोटा नागपुर के पठार को देखना होगा, दंडकारण्य के क्षेत्र को देखना होगा, दक्कन के पठार को देखना होगा है ना। इन सारी चीजों को इसमें देखना होगा। वेस्टर्न घाट को देखना होगा, ईस्टर्न घाट को देखना होगा, यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को देखना होगा। ये हमारा तीसरा प्रायद्वीपीय प्रदेश होगा। चौथा अगर हम देखें तो भारत का ये मरुस्थलीय प्रदेश है ना। सुदूर पश्चिमी क्षेत्र जो राजस्थान का है ना, तो वो प्रदेश हम किस में देखेंगे? मरुस्थलीय प्रदेश में देखेंगे। इसे भी हमें पढ़ना होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र। चौथा हमें देखना होगा। ठीक है, पांचवा, ये जो पश्चिमी घाट के पश्चिम में और ये पूर्वी घाट के पूर्व में जो तटीय क्षेत्र है ना, तटीय मैदान है, इनके बारे में हमें जानकारी लेना होगा है ना। तो हमें तटीय मैदानों के बारे में भी जानकारी लेना होगा। तटीय मैदान है ना, जिसे पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान के रूप में जानते हैं हम है ना। इनके पुनः से हमें भाग करके देखना होगा है ना। कोंकण तट के बारे में जानना होगा है ना, केंद्रा तट के बारे में, मालाबार तट है ना, ऐसे तटों के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। और छठा है द्वीपीय प्रदेश। क्या है? द्वीपीय प्रदेश के बारे में जानकारी लेनी होगी है ना। यानी कि जो अरेबियन सी में जो द्वीप है, जैसे लक्षद्वीप है ना, चर्चा में है, काफी चर्चा में है आजकल, उसके बारे में हमें डिटेल में जानकारी लेनी होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यानी कि हम मोटे तौर पर कहें तो बंगाल की खाड़ी में बसे हुए द्वीपों के बारे में जानकारी लेना है, और अरब सागर में बसे हुए जो द्वीप है, जो मौजूद द्वीप होंगे, उनके बारे में हमें जानकारी लेना होगा। मोटे मोटे तौर पर हमें भारत के इस भूभौतिक स्वरूप को देखना होगा है ना। हम सारी चर्चा करेंगे
कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, उसमें प्रायद्वीपीय पठार की अगर चर्चा करें तो बातें अलग होंगी, दक्कन के पठार की अगर हम चर्चा करें तो बातें अलग होगी, है ना। हम सामान्यतः दोनों को एक ही मान लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार भी वही है जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार अलग होता है ना। और भूभौतिक अगर हम वो आकृतिक चर्चाएं अगर हम भारत की कर रहे हैं तो सारी चीजों को जानना होगा, क्योंकि भू आकृति जो होती है वो वहां की जलवायु के निर्धारक तत्वों के रूप में भी जानी जाती है। तो भारत का जलवायु आपको एक टॉपिक दिया हुआ है, तो भारत की जलवायु को समझने के पहले आपको भारत की भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में जानना जरूरी होगा, उन स्थल रूपों के बारे में जानना जरूरी होगा, क्योंकि हिमालय जो है वो मानसूनी हवाओं को रोकता भी है, रोकता है नहीं रोकता है, तभी तो हमारे यहाँ पे बारिश हो पाती गंगा के मैदान पर 100 सेंटीमीटर के आसपास औसतन, है ना। शीत हवाओं को रोकता है, अन्यथा उत्तर भारत जो है वो पूरा जम जाता अगर वो न होता हिमालय तो। सही नहीं सही है। हमारे यहाँ पे विंध्य और सतपुड़ा की बसाहट होने के कारण याद रखना है मध्य प्रदेश में ये जो घाटी वाला जो क्षेत्र है वो ज्यादा वर्षा को प्राप्त करता है। मैकाल श्रेणी जो है वो, है ना, मानसून के ठीक लंबवत उपस्थित होने के कारण हमारा जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो होता है वो ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो। करें नहीं करें? वेस्टर्न घाट है तो तटीय प्रदेश पर यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, परिणाम स्वरूप यहाँ पर याद रखना है जैव विविधता का भंडार है ना। शिलोंग पठार की बनावट इस प्रकार से है कि यहाँ पर संसार का सबसे ज्यादा बारिश वाला या वर्षा प्राप्त करने वाले दो प्रमुख स्थल वहां पर मिल जाते हैं, चेरापूंजी और मासिन राम। मिलते नहीं मिलते? तो भू आकृतिक स्थलों के बारे में आपको विस्तृत से जानकारी होना अनिवार्य है। समझ में आ गया? अब सबसे पहले यदि हम देखें कि भारत के भौतिक भूगोल में यदि हमें चर्चा करनी है तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देखना होगा, हमें देखना होगा। तो हम ऊपर से नीचे की ओर आते चले जाएंगे और सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं, है ना। तो क्या मैं शुरुआत कर सकता हूँ? जो उतारना हो तो उतार सकते हो आप एक पेज पे, फिर हम आगे की ओर बढ़े। ठीक है, अब इतने तो याद ही हो गए होंगे ये सारी चीजें। आज खांसी कैसे आ रही है यार, पता नहीं, संक्रमणशील क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं हम। इस बार कुछ ठंड नहीं थी यार हमारे एमपी में, है ना, ज्यादा कुछ स्वेटर पहनने की आवश्यकता दिखी नहीं। क्यों माता? सर में तो बीमारी थी है? मेरा क्या है, 4 दिन अच्छी रहती हूँ, 4 दिन फिर सर्दी हो जाएगी, है ना। सर्दी भी किस प्रकार की, वो टपकने वाली, या वो टपकने वाली बड़ी बेकार होती है ना, पता ही नहीं चलता कब गिर गई। अरे मजाक थोड़ी ना कर रहे, क्यों भाई साहब? बाद में पता चला कुछ तो गरम गरम लगा यार, ये देखते अच्छा ये गिरा था, सब्जी भी खारी कर दिया यार खाना खाते वक्त, है। चलो कम से कम स्वाद तो बढ़ता है। बढ़े आगे। देखिए, अगर हम उत्तर के विशाल पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो उत्तर के विशाल पर्वतीय क्षेत्र में याद रखना है ट्रांस हिमालय भी आएगा और हमारा हिमालय भी आएगा, है ना। अब ये ट्रांस क्या होता है आगे चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः अगर हम देखा जाए तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में काराकोरम श्रेणी के अतिरिक्त जो है हमारे यहाँ पर लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश है। हालांकि कैलाश का विस्तार जो है वो तिब्बत के क्षेत्र में है, इसीलिए इसे तिब्बतन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना ये। तो ये जो भी मैंने आपको श्रेणियां बताई है ना, ये काराकोरम हो गई, यहाँ लद्दाख हो गया, यहाँ जास्कर हो गया, यहाँ कैलाश है ना, माउंट कैलाश हो गया। तो ये सारे जो रेंज है ये हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि हिमालय के पहले से बनी श्रृंखला है जिसका निर्माण पामीर की घाट से माना जाता है। कहां से माना जाता है? पामीर की घाट से, यानी कि हिमालय से भी पुरातन श्रृंखला है अगर हम काराकोरम श्रेणी की बात करें तो, है ना। अब कई लोग जो है इसे एक ही मान लेते हैं,
एक इसलिए मान लेते हैं क्योंकि इनकी बनावट इस प्रकार से है कि ये पृथक नहीं है। सचर जोन से भले ही यह एक दूसरे से पृथक हो, है ना, ट्रांस हिमालय और हमारा जो बृहद हिमालय है, ये सचर जोन से पृथक है, लेकिन सचर जोन भी इतना पतला हो चुका है कि अब हमें अंतर पता ही नहीं चलता है कि यह बृहद हिमालय से अलग श्रेणी है। लेकिन अगर हम उनकी चट्टानों का अध्ययन करें तो उन चट्टानों से हमें यह पता चलता है कि जो ट्रांस हिमालय है, जो काराकोरम श्रेणी है, वो हिमालय से भी पुरातन है। और उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? पामीर की घाट से हुई है ना, पामीर की नोट से हुआ है। वहां से बहुत सारी श्रृंखलाएं जो निकल रही है ना, हिंदकुश निकल रही है, सुलेमान निकल रही है ना, काराकोरम निकल रही है, कुनलुन शान है, तियेन शान है, नान शान है, ये सारी श्रृंखलाएं जो है वहां से निकल रही है। तो उसी में से एक श्रृंखला भारत में प्रवेश कर गई है जिसका नाम काराकोरम है ना। इसी काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी केटू। केटू का अर्थ होता है कारा का के और कोरम का के मिलकर आपका केटू होता है। उसका अन्य नाम जो है गॉडविन ऑस्टिन है ना, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर वो हिमालय ही होता तो फिर हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी, भारतीय हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी वही होना थी। लेकिन हम भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को मानते नहीं मानते, क्योंकि वो हिमालय में बसा हुआ है। जबकि केटू हिमालय में न होकर पार हिमालय में है, मतलब हिमालय के उस पार वाली जो श्रृंखला होगी उसमें है। ठीक है, तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हम हिमालय को पढ़ेंगे और ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे। अब हिमालय का विभाजन दो प्रकार से हमें करना है ना, एक प्रादेशिक विभाजन करना है और दूसरा भौगोलिक विभाजन करना है, यानी कि एक लंबवत विभाजन है और दूसरा क्षेत्रीय विभाजन को हमें देखना है। लेकिन सबसे पहले हिमालय को जानने से पहले उसकी उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांतों के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी होगी हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन से दो सिद्धांत हमें पढ़ने हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला सिद्धांत हमें पढ़ना होगा कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कौन सा पढ़ना होगा? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत को हमें पढ़ना होगा, है ना। स्टार्ट कर सकते, ठीक है माता, है ना, इसलिए रुका हुआ था ताकि यहाँ पर आए फिर हम पढ़ाए, है ना। सीधा पढ़ा देता तो फिर समझ में नहीं आता। तो हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कोबर के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आप प्रश्न लिख सकते हो, यह हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कोबर के सिद्धांत को बताइए, या कोबर के सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति को बताइए। ठीक है, तीन मार्क्स में आप लिख सकते हो। कोबर के सिद्धांत के अनुसार, कोबर के सिद्धांत के अनुसार तिब्बत का पठार क्या है? तिब्बत का पठार क्या है? तीन मार्क्स में। हिमालय का निर्माण किस भूसन्नति में हुआ है? किस भूसन्नति में हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स में लिखिए। कोबर के अनुसार टेथिस भूसन्नति में किन दो पर्वतों का निर्माण हुआ? इन दो पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, चलिए। हाँ, पहला बड़ा क्वेश्चन है ना। अभी और क्वेश्चन बनेंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे और क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले अगर कोबर के अनुसार हमें हिमालय की उत्पत्ति को देखना है तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। कौन सा है?
भूसन्नति सिद्धांत है। तो भूसन्नति सिद्धांत में सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, भूसन्नति क्या है, ये जानना होगा ना, क्योंकि हमें भूसन्नति नहीं पता तो उसमें हम पर्वत निर्माण कैसे करें, है ना। जियोसिंक्लाइन क्या होता है तो समझना है भूसन्नति क्या है। तो कोबर के अनुसार अगर हम देखें या भूसन्नति की सामान्यतः परिभाषा अगर देखें तो भूसन्नति क्रस्ट की द्रोणियों में अवसादीकरण एवं पर्वत निर्माण की प्रक्रिया से युक्त स्थल जो वर्तमान भूदृश्य के पूर्ववर्ती स्थल रहे हैं। समझिएगा, क्रस्ट की द्रोणियों अथवा अवनतियों सिंक्लाइन उसे आप कहते हैं। देखिए परिभाषा तो बड़ी खतरनाक है ना। अब उसमें कुछ समझे तो देखते हैं, है ना। क्रस्ट की द्रोणियों में अथवा अवनतियों में अवसादीकरण एवं पर्वत निर्माण की प्रक्रिया से युक्त स्थल, है ना। मतलब ऐसा स्थल जहां पर दो प्रक्रियाएं हो रही है, पहला या तो अवसादीकरण हो रहा है और अवसादीकरण से पर्वत निर्माण की प्रक्रिया हो रही होगी। समझो बात को, मान लेते हैं कोई एक ऐसा स्थान होगा, क्रस्ट में कोई एक ऐसा स्थान होगा जहां पर अवसादीकरण हो रहा होगा और इस अवसादीकरण से क्या हो रहा होगा, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया हो रही है। और आज क्या है यहाँ पर, आज यहाँ पर पर्वत है, आज वर्तमान में पर्वत है ना। तो वो किस स्थान पर बने, इस स्थान पर बने, इस द्रोणी में बने ना, इस द्रोणी में बने ना। इस द्रोणी में किस कारण से बने, अवसादीकरण एवं पर्वत निर्माण की प्रक्रिया हुई, तभी क्या बने, कुछ भूदृश्य बना। और भूदृश्य क्या बना, ये पर्वत बना। समझ में आया ना। तो कहना क्या चाह रहा है, क्रस्ट की द्रोणियों यानी कि भूसन्नति क्या है, क्रस्ट की द्रोणी है जहां पर कौन सी प्रक्रिया हुई, अवसादीकरण एवं पर्वत निर्माण की प्रक्रिया हुई, जिसके कारण आज जो पर्वत है वो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान के भूदृश्य के पूर्ववर्ती स्थल यानी कि इससे पहले जो चीज थी वो भूसन्नति है। मतलब आज जो पर्वत बना है वो किसी न किसी भूसन्नति में बना है। आज जो पर्वत बना है वो किसी न किसी भूसन्नति में बना है। अब अर्थ समझिए क्या है भूसन्नति। भूसन्नति और कुछ नहीं है, भूसन्नति एक जलपूर्ण गर्त है। कोबर के अनुसार, कोबर ने क्या कहा है, जलपूर्ण गर्त यानी कि कोई महासागरीय क्षेत्र ऐसा होगा जहां पर अवसादीकरण हुआ होगा, उस अवसादीकरण से पर्वत निर्माण की प्रक्रिया हुई होगी और उस पर्वत निर्माण की प्रक्रिया से आज वर्तमान के पर्वत खड़े हुए हैं। यानी कि जो वर्तमान के पर्वत है उसके पूर्ववर्ती स्थल जो था वो द्रोणी थी, वो भूसन्नति थी। क्या थी, भूसन्नति थी। इस अनुसार कोबर ने कहा है। अब कोबर के अनुसार ये जो भूसन्नति की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, कोबर के अनुसार ये जो भूसन्नति है वो जलपूर्ण गर्त थी। जलपूर्ण गर्त यानी कि ये कोई द्रोणी जो हम बात कर रहे हैं वो किसी न किसी सागरीय क्षेत्र में होगी, महासागरीय क्षेत्र में होगी। जैसे अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय का जो उत्थान हुआ है वो टेथिस भूसन्नति में हुआ है। कहां पर हुआ है, टेथिस भूसन्नति में हुआ है। तो टेथिस क्या है, सागर है, जलपूर्ण था ना, जल से भरा हुआ था वो क्षेत्र। आई चीज समझ में, क्या कह रहा हूं मैं। कितने लोग हैं जिनको समझ में आ रहा भूसन्नति क्या है। आगे ना ऐसे मरे हुए नहीं बैठना है, थोड़ा सा जिंदा भी रहो है। खाना खाया नहीं खाया, नहीं खाया तो हम कौन सा खाए, कुछ नहीं खाए हैं। इतना बड़ा त्याग है। अभी तो क्या है, 2 भी नहीं बजी है। हम भी केवल 3 चाय पे है बस अभी तक। 3 चाय कम होगी थोड़ी, चाय तो पीना चाहिए यार, सही नहीं सही।
उन लोगों की ओर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए जो कहते हैं अरे चाय पीने से ये होगा वो होगा। तो भी दादा 60 साल की जिंदगी, उसमें भी तुम रोक टोक करोगे तो फिर जिएंगे क्या? आया नहीं, सही नहीं सही, सीरियस मत ले लेना, नहीं तो पता चले लोगों को बोल दो चाय पीना सिखा दो। भारतीय लोग हैं पियेंगे चाय, उसके बिना थोड़ी ना कहेंगे हैं। जिस चीज की मनाई करनी चाहिए वो तो करते नहीं हैं। दारू की मनाई करनी चाहिए तो वो नहीं करेंगे, चाय छुड़वाएंगे। अरे दारू छुड़वाओ ना, उससे अच्छा तो क्यों भाई साहब? अब दारू छुड़वाने जाओ तो वो अर्थव्यवस्था का बहाना दे देते हैं, हमारे कारण अर्थव्यवस्था चल रही है। दारू पीने वाले नुकसान का फायदा फायदा ज्यादा गिना देंगे दादा, है ना। 10 रुपए की विमल है दादा, 7 रुपए तो टैक्स ही जा रहा है। ज्यादा बोल दिया, 5 तो जा रहा होगा हैं। फिर वो हमारे कारण अर्थव्यवस्था चल रही है। हम गुटखा खा रहे तो रोड बन रही है, ऐसा गिना देते हैं। वो ये फ्लाईओवर ब्रिज भवर वहां पे जो बन रहा होगा वो ना, वो हमारे कारण बन रहा है। गिना देंगे, गिना देंगे। फिर चाय, चलो इधर देखते, भूसन्नति समझे है ना, पी की इसी में गिरना है। चलो देखते, अभी पर्वत बना देंगे हम, प्रिय हुए लोग कुछ भी बना देंगे दादा। चलो अब समझते हैं, अब कोबर का सिद्धांत क्या कहना चाह रहा है। देखिए भूसन्नति समझ गए पक्का। अब इसी भूसन्नति में हमें क्या बनाना है? हिमालय भी बनाना है। बनाना है नहीं बनाना है? बनाना है। तो कोबर के अनुसार क्या था? कोबर के अनुसार हमारे हिमालय आज वर्तमान में जहां पर खड़ा है वहां पर 33 भूसन्नति थी। क्या थी? 33 भूसन्नति थी। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं 2-3 चीजों को। देखो कोबर ने क्या कहा, कोबर ने जलपूर्ण गर्त जो है उसको भूसन्नति माना है, और इस भूसन्नति में 4 अवस्थाओं को बताया है, किस प्रकार से अवसादीकरण से पर्वत बनेंगे और पर्वत बनने के बाद वहां पर समतलीकरण कैसा होगा। यानी कि पहले पर्वतों को बनाना है और बनाने के बाद उनको अपर्दन चक्र के माध्यम से जो है याद रखना है, उनका समतलीकरण भी करना है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया को कोबर ने 4 अवस्थाओं में बांटकर बताया है। कितनी अवस्थाओं में? 4 अवस्थाओं में बांटकर बताया है। तो पहली जो अवस्था जो कोबर ने बताई थी वो है अवसादीकरण, अवसादीकरण एवं शैल जनन की प्रक्रिया। शैल जनन का अर्थ होता है चट्टान बनना, चट्टानों का बनना, ठीक है ना। पहली प्रक्रिया कौन सी बताई? अवसादीकरण एवं शैल जनन की प्रक्रिया बताई। दूसरी जो अवस्था बताई, वो दूसरी अवस्था जो बताई वो है विवर्तनिक। विवर्तन का अर्थ क्या हुआ? मूवमेंट, विवर्तनिक प्रक्रिया, ठीक है। बताया था ना मैंने कल के लेक्चर में विवर्तनिक का अर्थ क्या होता है, कल या परसों के लेक्चर में, है ना, परसों बताया होगा। तो विवर्तनिक प्रक्रिया। तीसरी जो प्रक्रिया जो बताई वो है पर्वत निर्माण की प्रक्रिया। कौन सी बताई? पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया। और जो चौथी अवस्था बताई वो चौथी अवस्था थी अनाच्छादन की प्रक्रिया, डेनुडेशन की प्रोसेस, अनाच्छादन की, है ना। ये टेक्टोनिक प्रोसेस है, ये ओरोजेनिक प्रोसेस है, ये डेनुडेशन की प्रोसेस है और ये सेडिमेंटेशन की प्रोसेस है ना। तो ये 4 अवस्थाओं के बारे में जो है कोबर ने कहा कि कोई भी भूसन्नति में आज जो भी भूदृश्य आपको दिख रहे हैं वो इन 4 अवस्थाओं से होकर गुजरेंगे, है ना, समझिएगा। ये अवस्थाएं हैं कोबर के अनुसार, ठीक है। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है ये। चलिए अब देखते हैं क्या क्या प्रक्रिया होगी। देखिए सबसे पहले कोबर ने क्या कहा? कोबर ने यह कहा कि कोई ना कोई एक जलपूर्ण गर्त था, जलपूर्ण गर्त थी, है ना। ये कोई जल से भरा हुआ क्षेत्र था, है ना। मान लेते हैं 33 सागर ही है, क्या दिक्कत है? ये क्या है? 33 भूसन्नति है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस 33 भूसन्नति में याद रखना है, इस भूसन्नति में कोबर ने एक और चीज कहा कि जहां पर जलपूर्ण गर्त थी, जहां पर ये जो जलपूर्ण गर्त जिसे हम भूसन्नति कह रहे हैं, उस भूसन्नति के दोनों ओर दृढ़ क्या थे? दृढ़ स्थल भाग थे। क्या थे? दृढ़ स्थल भाग थे, समझना है। जलपूर्ण गर्त जिसे कोबर ने
भूसन्नति नाम दिया, उस भूसन्नति के दोनों ओर क्या थे? दोनों ओर दृढ़ भूखंड मौजूद थे, और ये दृढ़ भूखंड को याद रखना है, उन्होंने अग्र प्रदेश नाम दिया। क्या नाम दिया? अग्र प्रदेश, यानी कि इंग्लिश में कहा जाए तो फोरलैंड नाम दिया। क्या नाम दिया? फोरलैंड। तो ये क्या है? ये अग्र प्रदेश बन गए। क्या बन गए? अग्र प्रदेश बन गए। इनका होना भी जरूरी था, क्योंकि अवसादीकरण के लिए अवसाद आएगा कहां से? यही से आएगा, अग्र प्रदेश है ना। अग्र प्रदेश को क्या कहा गया? फोरलैंड कहा गया। अब समझिए, सारी चीजों को समझते हम, है ना, क्योंकि कोबर ने हिमालय को समझाना होगा तो सारी चीजों को बताना भी होगा, क्योंकि प्रश्न कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएंगे, है ना। अगर मैं कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं तो एक्सप्लेन करते करते आपके मस्तिष्क में 4-5 प्रश्न तो जनरेट हो गए होंगे, आएंगे ना आएंगे? सर आज तक तो नहीं आए, कभी कोशिश ही नहीं की। सही है ना? आई बोल रही, देखो कैसे कैसे लोग बैठे हैं। माता रानी, ठंड ज्यादा लग रही है? थोड़ी थोड़ी? कितना मोटा पहन के आए हैं आप ये, हैं? इतने में तो 4 बार पसीने आ जाए मुझे। चलो इधर देखो, अग्र प्रदेश समझे क्या होता है ना। तो अग्र प्रदेश कोबर के सिद्धांत के अनुसार या कोबर के अनुसार भूसन्नति के दोनों ओर के प्रदेश अग्र प्रदेश कहलाएंगे। 3 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाएगा। अग्र प्रदेश क्या होते हैं समझ में आया ना? पक्का? फोरलैंड क्या है? अब प्रश्न ऐसे बन रहा था, लिमिटेड सिलेबस है, भारत का ही भूगोल है ना, तो प्रश्न कहीं से भी बन जाएंगे, टेंशन मत लो। समझे? अग्र प्रदेश फोरलैंड, इंग्लिश में भी नाम याद करना है, देवनागरी में फोरलैंड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। हिंदी माध्यम वालों के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है। चलिए, फिर भी हार नहीं मानेंगे हम। इधर देखो, तो पहली प्रक्रिया में क्या होगा? अवसादीकरण एवं शेल जनन की प्रक्रिया होगी। तात्पर्य है कि कोबर ने यह कहा कि आरंभिक क्रम में जो अग्र प्रदेश होते हैं, इन अग्र प्रदेश में जो बाह्य कारक कार्य कर रहे हैं, यानी कि हवा पानी जो भी होगा, जो बाह्य शक्तियां होगी, उन शक्तियों से इन अग्र प्रदेशों से कुछ अवसाद जो होते हैं वो कहां पर एकत्रित होते हैं? इस भूसन्नति में एकत्रित होते हैं। क्या होते हैं? भूसन्नति में एकत्रित होते हैं। और ये भूसन्नति में जब यह एकत्र होते हैं तो इन अवसादीकरण से याद रखना है, भार जो है, अध्यारोपित भार जो है वो बढ़ते चला जाता है ना। भार बढ़ते चला जाएगा। एक अवसाद आ रहा है, उस पर वजन आ रहा है, एक अवसाद आ रहा है, उस पर वजन आ रहा है, एक अवसाद आ रहा है, तो अवसादी चट्टान बनेगी ना यहाँ पे। तो यहाँ पर इन अवसादों से यहाँ पर उसके भार के बढ़ने से वही अवसाद जो है वो चट्टानी रूप में बदलता हुआ चला जाता है। यानी कि वहां पर कभी चूने की चट्टान बन जाएगी या बालू का पत्थर वहां पर निर्मित होने लग जाएंगे। कहां पर? उसी भूसन्नति में। तो ये पहली प्रक्रिया है जिसमें अवसादीकरण एवं शेल जनन की प्रक्रिया होगी। हाँ, तो समझे? यानी कि कोबर के अनुसार अवसादीकरण एवं शेल जनन की प्रक्रिया में जो अग्र प्रदेश है वहां से बाह्य कारकों के द्वारा अवसादों का जो है वह एकत्रीकरण कहां पर होगा? वह एकत्रीकरण इस भूसन्नति में होगा, और भार के बढ़ने से वही अवसाद शेल में तब्दील होते चले जाएंगे या शेल में परिवर्तित होते चले जाएंगे। जैसे चूना पत्थर, जैसे बालू का पत्थर, है ना। तो इनकी चट्टानें वहां पर बनती हुई चली जाएगी। तो ये पहली अवस्था होगी। क्या हो गई? पहली अवस्था होगी। अब समझना है, अब कितने लोग हैं जो घर में कपड़े धोते हैं? पुरुष तो धोते ही है, 1 महीने में 2 बार। एक रोज कौन धोए दादा? हैं? हमारे जो छोरे होते हैं ना, उनके हॉस्टल पे बड़ी बड़ी बाल्टियां होती, छोटी बाल्टी काम की नहीं होती ना, क्योंकि एक साथ इतने कपड़े सही नहीं सही। हाँ, और जीन्स भी मतलब 1 महीने में 1 ही बार धोते होंगे, 2-3 बार धो लेते हैं सर, हफ्ते में धोते हैं। तो उसको ऐसे रगड़ते हैं, मतलब जो ब्लू कलर है वो जब तक उसमें कालापन ना आ जाए तब तक पहनते रहेंगे हम। पहने नहीं पहने? जीवन जिया ही नहीं जिया है, ऐसे जीवन जीना चाहिए। समझ में आ गए? मग्गे में चाय पिए ना? नहीं पिए? कप नहीं पिए? कटोरी, बाउल, ट्रे में, बस्सी, बस्सी उसमें पीते हैं।
मैं भी उसी में पीता हूँ, मजा तो उसी में है यार। ये कप में क्या है, छोटी छोटी इतनी सी सीप जाती है, मजा भी नहीं आता, गला भी नहीं गीला होता उससे। तो जब तक ऐसी प्लेट आए और उसमें चाय ना पिए, जेठालाल ठीक है, बाग बकरी चाय सुर्र के पियो, प्रमोशन कर रहा हूँ, बाग बकरी वालों दे देने को ना पैसे मेरे को। हाँ चलिए देखिए, तो पहली प्रक्रिया समझ में आ गया। मैं कपड़े धोने की बात क्यों कर रहा हूँ, तो कपड़े धोने के बाद सुखाने के लिए तो डालोगे कहाँ, छत पे, नीचे रस्सी पे। तो रस्सी पे जब आप उस कपड़े को डालते हो तो क्या होता है, कपड़े सूख जाते हो गए। ये जवाब नहीं आना चाहिए। रस्सी क्या होगी, नीचे जाएगी, क्यों, भार बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा ना, बढ़ रहा होगा। अब भार बढ़ रहा है तो ये वाला भाग आगे की ओर मूवमेंट किया ही नहीं किया, तो मूवमेंट वाले भाग को हम भूगर्भ शास्त्र है टेक्निकल लैंग्वेज में क्या नाम दिए हैं, विवर्तनिक, टेक्टोनिक नाम दिया है ना। तो ये रस्सी की मूवमेंट कब हुई, जब यहां भार बढ़ा, सिंपल सी चीज है। तो दूसरी अवस्था क्या होगी, दूसरी विवर्तनिक प्रक्रिया होगी कि अध्यारोपित भार बढ़ने से संकुचन हुआ होगा, और जब संकुचन हुआ होगा तो ये वाले भाग पास में आए होंगे, ये वाले भाग की मूवमेंट कहां हुई होगी, ऐसी हुई होगी ना, हुई होगी नहीं हुई होगी। अब ऐसा हुआ होगा, ज्यादा पतला मटका बना दिया मैंने, आजा ये ज्यादा इधर आए होंगे, इधर आए होंगे नहीं। तो ये प्रक्रिया किस कारण से हुई, ये प्रक्रिया जो अध्यारोपित भार बढ़ा था अवसादीकरण की प्रक्रिया से, उस प्रक्रिया के कारण ये जो अग्र प्रदेश है वो कहां पे और चलते पड़े है ना, भूसन्नति की ओर आगे की ओर बढ़ने की प्रक्रिया आरंभ हुई। और इस प्रक्रिया में क्या हुआ होगा, इस प्रक्रिया में जो अवसाद है वो एक दूसरे पर वलन करते हुए आएंगे, क्योंकि अगर कोई किसी क्षेत्र विशेष को अगर हम दबा रहे हैं तो वहां पर जो चीज है वो एक दूसरे के ऊपर अल्टी पल्टी होगी नहीं होगी, उसी को तो फोल्डेशन कहते हैं, उसी को तो वलन कहते हैं। यानी कि विवर्तनिक प्रक्रिया में संकुचन की प्रक्रिया से, संकुचन की अवस्था से क्या हुआ, अवसादों में वलन की प्रक्रिया आरंभ हुई। क्या हुई, अवसादों में वलन की प्रक्रिया आरंभ हुई। समझ में आ रहा है। और ये वलन कहां पर, कब कहां पर सबसे ज्यादा होगा, इन किनारे वाले भाग पर होगा, मध्य में ज्यादा नहीं होगा, प्रभावशील ज्यादा नहीं होगा। ये सबसे ज्यादा वलन की प्रक्रिया कहां पर हुई होगी, ये जो फोरलैंड वाले जो भाग होते हैं ना, यहां पर सबसे ज्यादा हुई होगी। आया समझ में। और इन्हीं अवसादीकरण की प्रक्रिया से जो अवसाद, एक अवसादीकरण बोल रहा हूं, इन्हीं वलन की प्रक्रिया से याद रखना है, धीरे धीरे ये वलन जो है एक दूसरे के ऊपर आते चले गए, अवसाद इनके ऊपर आते चले गए, तो क्या बने होंगे यहाँ पर, ये सब भर गया होगा तो बनेगी क्या होंगे, मेरा जल्दी तो बोलो यार, पर्वत निर्माण हुआ होगा नहीं होगा, हैं? बस और क्या है, बन गए पर्वत निर्माण, बन गए इन अवसादों में वलन से। यहाँ पर क्या बना, वलन, वलन सबसे ज्यादा कहां पर हुए होंगे, यहाँ पर किनारे, जहां फोरलैंड होगा उन किनारों पर सबसे ज्यादा हुआ होगा पर्वतों का निर्माण, हुआ होगा नहीं हुआ होगा, हुआ होगा, समझिएगा बात को। इन भागों में यहां पर भी हुआ, लेकिन यहां पर वलन न हो के याद रखना ही, ये केवल ऊंची उठी हुई भूमि ही रह गई, क्योंकि यहां पर ज्यादा प्रभाव नहीं था। ज्यादा प्रभाव कहां पर था, किनारे वाले भाग पे था। तो किनारे वाले भागों पर ये पर्वत बन गए, पर्वत बन गए नहीं बन गए, ये पर्वत बन गए, और मध्य वाला भाग थोड़ा सा ऊंचा उठ गया। हालांकि पर्वत इतना ज्यादा ऊंचा नहीं उठा, लेकिन सामान्यतः पहले जो भूमि थी वहां से ऊपर की ओर उठ गया। तो ये जो दो पर्वतों के बीच का ये जो क्षेत्र बना ना, इसे कहा जाता है मध्य पिंड, मेडियन मास। क्या कहा जाता है, मेडियन मास कहा गया इसे। और ये जो दो पर्वत बने ना, किसी भी मेडियन मास के, किसी भी मध्य पिंड के दोनों ओर जिन पर्वतों का निर्माण होता है, उन पर्वतों को कहा जाता है रेंड केटन। क्या कहा जाता है, तो रेंड केटन क्या हुआ, अब प्रश्न आ गया, रेंड केटन क्या है, क्या होगा, रेंड केटन क्या है, ये टेक्निकल लैंग्वेज है, सामान्य भाषा में पर्वत। यानी कि भूसन्नति, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार, है ना, क्या कहा, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार अग्र प्रदेश, दोनों अग्र प्रदेश के किनारे पर निर्मित पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है, रेंड केटन। या मध्य पिंड के दोनों ओर जिन पर्वतों का निर्माण हुआ उसे हम क्या कहते हैं, रेंड केटन कहते हैं। रेंड केटन यानी कि सामान्यतः
सामान्य से हम पर्वतों को ही कहते हैं। समझ में आ गया? अब आप कह रहे हो सर हिमालय के परिप्रेक्ष्य में कैसे रहेगा, तो वही हिमालय के परिप्रेक्ष्य में समझा आपको, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश तिब्बत का उस उधर वाला क्षेत्र था, और इधर वाला हमारा जो मैग्नेटिक प्लेन जो विंध्य के पास वाला जो क्षेत्र था वो हमने फोरलैंड है, वहां से अवसादों में वलन हुआ होगा, तो एक और क्या बना, एक और ये हिमालय बना, ये तिब्बत बना, और एक कुनलुन बना। ऐसे ही है ना? देखो भैया, अगर हम बात करें भारत की तो यही है, अगर हम बात करें तो ये हिमालय है, बना ही नहीं बना, ये पर्वतीय प्रदेश बना, रैंड केटन है ना, ये वाला भाग, ये वाला क्षेत्र क्या बना, तिब्बत मेडेन मास मध्यपिंड, और यहीं पर क्या है, कुनलुन शान है, क्या है, कुनलुन शान। यहां से अवसाद आए, यहां से अवसाद आए, ये वाले भाग में जो है ये क्या बना आपका, हिमालय पर्वत बना, इस वाले भाग में क्या बना, कुनलुन शान बना, और ये वाला भाग क्या बना, तिब्बत बना। बना ही नहीं बना, बना। तो इस प्रकार से कोबर ने किसी भूसन्नति में या 33 भूसन्नति में हिमालय की उत्पत्ति को माना है। ये 4 अवस्थाओं को आपको समझाना होगा, लेकिन कोबर का यह सिद्धांत सही होगा क्या, है ना? हालांकि भूसन्नति के परिप्रेक्ष्य में बात अवश्य सही कही है, कुछ कुछ चीजों के रहस्यों को कोबर ने खोलने का प्रयास किया है, क्योंकि अवसादों का जो एकत्रीकरण होगा वो किसी न किसी भूसन्नति में हो रहा होगा, जिसे हम ट्रेंच भी कहते हैं। अगर प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार देखें तो हमने उसे गर्त नाम दिया था, गर्त ही नाम दिया था ना। हालांकि ये चीजें सत्य है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्वत निर्माण की प्रक्रिया में आपने केवल आल्प्स को समझाया है, आपने केवल हिमालय को समझा, यानी कि क्षैतिज रूप से जो है ना, यानी कि क्षैतिज रूप से जो आपके पर्वत श्रृंखलाएं जो बनी है उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में बताया। और आपने ये कहा था कि किसी भी भूसन्नति के दोनों ओर दृढ़ स्थल भाग होने चाहिए, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? तो फिर एंडीज के बारे में कैसे आप इसे एक्सप्लेन करोगे बताओ? रॉकीज के बारे में आप इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ? वहां पर कौन सी भूसन्नति थी जिसमें उनका निर्माण हुआ है? और अगर निर्माण हुआ है तो 2 भूखंड जो 2 रैंड केटन आपको बताने थे वो कौन से हैं, और मीडियन मास कौन सा है, बताइए? तो इसका उसके पास कोई भी जवाब नहीं है। यही कारण है कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत कोबर के इस सिद्धांत को सिरे से ही नकार देता है, और हम भी कोबर के सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति को नहीं मानते। हम जो भी मानते हैं वो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से ही हिमालय की उत्पत्ति को मानते हैं। और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में जो हमारा हिमालय है वो महाद्वीपीय प्रकार के अभिसरण से बन रहा है। कल मैंने बताया था महाद्वीपीय प्रकार का अभिसरण क्या होता है, लेकिन जब तक हमारी 33 भूसन्नति खुली हुई थी, जब तक हमारी 33 भूसन्नति खुली हुई थी, तब तक जो हिमालय बन रहा होगा, जो इसमें अवसादीकरण की प्रक्रिया हो रही होगी, वो किस प्रकार के अभिसरण से हो रही होगी? महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण से। और अगर मैं महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण की बात करूं तो क्या वहां पर ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी? होगी ना, क्योंकि ज्वालामुखी आने के लिए कम से कम एक प्लेट महासागरीय होना अनिवार्य है। अगर एक प्लेट महासागरीय है तो वहां पर ज्वालामुखी प्रक्रिया अवश्य होगी। आई बात समझ में? उतार लीजिए। अच्छा, अनाच्छादन की प्रक्रिया बाकी रह गई। अनाच्छादन में क्या है? नहीं भी बताओ तो भी आ जाएगा। अगर बना है तो बाह्य कारकों के कारण याद रखना है कि ये अपर्दन की प्रक्रिया होगी, और इस अपर्दन की प्रक्रिया से धीरे धीरे क्या होगा, ये वाला भाग क्या होगा, ये समतल होता चला जाएगा, है ना। वो पठार से मैदान में वह तब्दील होता चला जाएगा। इसी को कहा जाता है अनाच्छादन की प्रक्रिया, डेनिडेशन की प्रोसेस। आसान है कोबर, कोई इतना टफ नहीं है। नहीं पढ़ते हैं तब ज्यादा टफ लगता है। क्या है ये कोबर?
सर, जब कॉपर के सिद्धांत से मतलब हिमालय की उत्पत्ति का बताएंगे तो उसमें तिब्बत के पठार तुर्कमेनिस्तान का भी ना करना पड़ेगा। क्यों नहीं बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना। फिर परिवार वाले ही है तो नाम तो लेना पड़ेगा। इतनी बात है, राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारे भाग में नहीं है वो। इसका अर्थ ये थोड़ी कि अगर हमें भारत के भौतिक स्वरूप को देखना है तो हमें, है ना, एवरेस्ट की बात नहीं करनी होगी क्योंकि वो भारत में नहीं है ना। ऐसा चलेगा क्या? नहीं ना, एवरेस्ट भी पढ़ना होगा ना। फिर उतार लिया, बड़े आगे। अब देखो, अब आएंगे हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति। देखिए, आज यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से हम बात करें तो कुछ हिमालय बना हुआ मिल रहा होगा। ठीक है, ऐसा मिल रहा होगा। ठीक, ये हिमालय का स्वरूप आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। मैं इसकी अगर बात करूं तो ये ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये बृहद हिमालय है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय की बात करें। इसकी अगर हम बात करें तो बाह्य हिमालय है या इसे हम शिवालिक कहते हैं। यही देखते हैं, है ना। यहाँ की अगर हम बात करें तो ये संपूर्ण क्षेत्र जो है ये तिब्बत है। क्या है? तिब्बत है। और यदि मैं यहां से कुछ अफ्रीका का इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाओ, अफ्रीका से इंडिया की ओर का, है ना। तो ये जो मैं तिब्बत वाला भाग बता रहा हूं ना, ये वाला भाग जरा सोचो, यहां से इस प्रकार से अगर देख लिया जाए तो ये एक भाग बन जाता है, ये वाला, है ना। यहां से देखो इस प्रकार से ये वाला पूरा क्षेत्र जो था, है ना, ये वाला नीचे की ओर अगर हम आए तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था।
और ऊपर की ओर अगर हम जाए तो ये अंगारा लेन का हिस्सा था। इतनी चीज समझ में आ रही है ना, बताए भी थे हम। ये गोंडवाना लेन का हिस्सा, ये ऊपर वाला। तो ये याद रखना है, अखंड क्षेत्र है ना, ये अखंड क्षेत्र होने के कारण इसकी मूवमेंट जो है ना वो एक ही साथ पूर्व की ओर हो रही है, और इसकी जो मूवमेंट हो रही है वो उत्तर पूर्व की ओर हो रही है। यानी कि जो भारतीय प्लेट है उसका मूवमेंट किस ओर हो रहा है, उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है। और उत्तर पूर्व की ओर अगर हो रहा है तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इस भाग को अगर दक्षिणी ध्रुव पर रख दें, दक्षिणी ध्रुव की ओर अगर रख दे, तो ये वाला भाग पहले ऊपर की ओर गया होगा, विषुवत की ओर गया होगा। तो पहले विषुवत की ओर इसका प्रवाह हुआ होगा, और विषुवत की ओर जब प्रवाह हुआ होगा तो ये गोंडवाना लैंड और ये जो भाग है गोंडवाना लैंड और जो लॉरेंशिया लैंड यानी कि अंगारा लैंड के बीच में एक भूसन्नति खुली होगी, जिसे हमने टेथिस नाम दिया ही दिया। फिर ये वाला सेटल होके हो सकता है कि यहां से संबंधित धाराओं के कारण ये वाला भाग इस ओर मूवमेंट करने लगा, किस ओर करने लगा, इस ओर करने लगा, और यहां पर इंडिया वाला जो भाग था वो इस ओर करने लगा। यहां से ऐसी संबंधी धारा उठी होगी तो वो ऐसे गया होगा। आप तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, है ना। संबंधी धारा तो कहीं से भी उठ सकती है, उन्हीं मैग्मा के लपटों के कारण इनकी मूवमेंट किस ओर हो रही होगी, इसकी पूर्व की ओर हो रही है, और इसकी कैसी हो रही होगी, उत्तर पूर्व की ओर हो रही होगी। तो जब यह ऐसा गया और ये वाला भाग यहां पर रहा होगा, तो इसके बीच में जो टेथिस सागर था वो टेथिस सागर इस यूरेशियाई प्लेट के नीचे क्षेपित हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा ना, क्योंकि महासागरीय प्लेट का ही क्षेपण होगा ना। तो ये वाला भाग जो था ये तिब्बत वाला भाग है, ये अंगारा लैंड का हिस्सा है। ये तिब्बत किसका हिस्सा है, तिब्बत अंगारा लैंड का हिस्सा है। तो ये जो टेथिस सागर है इसका क्षेपण नीचे हुआ होगा, और जब नीचे हुआ होगा तो यहां पर बेसाल का पृथक्कीकरण हुआ होगा, और बेसाल के पृथक्कीकरण से क्या बना, ग्रेनाइट बना, और साथ में वो जलवाष्प तो ऊपर की ओर आया होगा, तो इसने यहां पर धक्का दिया होगा, लेकिन किसी कारणवश नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पाया, क्योंकि तिब्बत की चट्टानें अत्यंत कठोर थी, इसलिए तिब्बत के पठार से वह बाहर की ओर न निकलकर उसे केवल ऊंचा उठा दिया गया, और ऊंचा उठा दिया गया तो वो संसार का सबसे ऊंचा पठार भी बन गया। लेकिन याद रखना है, ये वाला जो प्लेट नीचे की ओर गई है तो ये तिब्बत और ये जो इंडिया वाला भाग है यहां पर, ये देखो, ये दृढ़ चट्टान मान लो और ये टेथिस सागर को मानो। ये वाला जो इतना भाग है इसको क्या मान लो आप, टेथिस सागर मानो। ये इंडिया वाला भाग है और ये तिब्बत वाला भाग है। ये जब नीचे जा रहा है तो इनके बीच में एक गर्त बन रहा होगा, और इसी गर्त में क्या हो रहा होगा, अवसादों का वलन हो रहा होगा। धीरे 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 पर्वत निर्माण की प्रक्रिया चालू हो रही होगी। और यह प्रक्रिया कब आरंभ हुई, ये प्रक्रिया याद रखना है ओलिगोसिन काल से पूर्व ही इओसिन काल में शुरू हो चुकी थी, है ना। लेकिन वास्तविक जो हिमालय पर्वत बना, वो वास्तविक हिमालय पर्वत जब तक इंडिया का दृढ़ हिस्सा इस तिब्बत के क्षेत्र को या यूरेशियाई प्लेट के भाग को नहीं टकराया, तब तक हिमालय का उत्थान तेजी से नहीं हुआ था, है ना। तो पहले ये इंडिया वाला भाग इस प्रकार से था, है ना। मैं पूरा तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन फिलहाल चले, मिटा दूंगा बाद में। इस प्रकार से था, इस प्रकार से ऐसा चल रहा था, है ना। ये वाला भाग नहीं था ऊपर वाला, है ना, ये नीचे वाला था। तो ये वाला भाग जब ऊपर की ओर ऐसे जा रहा था तो यहाँ पर अवसादों के वलन से धीरे धीरे पर्वत बनना चालू हुआ, लेकिन वो अभी समुद्र में ही था। कहां पर था, समुद्री गर्त में था, है ना। मैं अगर दो प्लेट बनाऊं यहाँ पर, अगर ये दो प्लेट बनाऊं, है ना, ये मेरे लिए कौन सी है, यूरेशियाई प्लेट है, और ये वाली कौन सी है, भारतीय प्लेट है। इनके बीच में ये क्या है, टेथिस भूसन्नति वाला भाग है, ये वाला भाग ऐसा गया, है ना। यहां से जो ज्वालामुखी निकला ये तिब्बत वाला रीजन है। कौन सा है, ये तिब्बत वाला प्रदेश है। और ये वाला जो रीजन है यहाँ पर अवसादों के वलन से क्या बन रहा है, यहाँ पर्वत निर्माण की प्रक्रिया हो रही है। क्या हो रही है, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया। तो ये वाली भाग इधर की ओर जा रहा है, ये इसको आगे की ओर उधर की ओर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये पूर्व की ओर जा रहा है, ये उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। समझ में आ गया, इस प्रकार से ऐसे, है ना। तो ये वाला भाग जैसे जैसे आगे बढ़ते चला गया तो एक वक्त आएगा कि ये टेथिस वाला भाग पूरा की पूरा डूब जाएगा ना, और टेथिस वाला भाग पूरा की पूरा डूब जाएगा तो एक वक्त आएगा कि इसका ये वाला भाग कभी ना कभी इसको छू लेगा। तो ऐसा छुएगा ना, ऐसा जा रहा था तो ऐसा ही छुएगा, और सबसे पहले यहां पर छुआ होगा, पिन किया होगा, क्या होगा,
तो जब ओलिगोसिन काल में, याद रखना है किस काल में बता रहे हैं हम, ओलिगोसिन काल में भारतीय प्लेट का दृढ़ हिस्सा जो है वो इस यूरेशियाई प्लेट से टकराया, और जिस स्थान पर टकराया वहां पर याद रखना है नंगा पर्वत की उत्पत्ति हुई। किस पर्वत की हुई? नंगा पर्वत की उत्पत्ति हुई। अब आपको समझना है धीरे धीरे, ये सब किस काल में? ये ओलिगोसिन काल में, जब भारतीय प्लेट के द्वारा पहला धक्का दिया गया जोर से। तो पहला जब धक्का दिया गया तब यहां पर याद रखना है भारतीय प्लेट का दृढ़ हिस्सा जब यूरेशियाई प्लेट से टकराया, तो जिस स्थान पर टकराया वहां पर क्या हुआ? नंगा पर्वत की उत्पत्ति हुई, और वहीं से हिमालय की भी शुरुआत मानी जाती है। समझ में आया? अब तिरछा था ना ये, तो अब तिरछा था, ये जा ऐसे रहा था। अब जा ऐसे रहा था, ये वाला भाग अगर यहां पर पिंच हो गया है, लटक गया है, अटक गया है, और ऐसी मूवमेंट अगर चल रही है, तो इसका घुमाव कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। भारत किस ओर मुड़ा? भारत वामावर्त मुड़ा। समझ में आया? यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता चला गया, और धीरे 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 ये वाला भाग सीधा होते चला गया, और जैसे जैसे सीधा होते चला गया धीरे धीरे तेथिस भूसन्नति भी समाप्त होती चली गई, बंद होती चली गई, है ना। और वो कहां पर बंद हुई? ये तिब्बत में नामचा बरवा के क्षेत्र में। कहां पर हुई? नामचा बरवा के क्षेत्र में। और इस प्रकार से देखा जाए तो ओलिगोसिन काल में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक एक अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में हिमालय की पहली श्रेणी का निर्माण हो चुका था। आया समझ में? भारतीय प्लेट के द्वारा जब दूसरा क्षेपण दिया गया, किस काल में? मायोसिन काल में। ओलिगोसिन काल के बाद कौन सा आता है? मायोसिन काल में। जब भारतीय प्लेट के द्वारा दूसरा धक्का दिया गया तो बृहद हिमालय के नीचे ही एक श्रृंखला बननी चालू हो गई, और इस श्रृंखला से याद रखना है लघु हिमालय का निर्माण हुआ। पुनः से प्लायोसिन काल में जब भारतीय प्लेट के द्वारा तीसरा धक्का दिया गया, तब लघु हिमालय के नीचे भी एक हिमालय बना, जिसे हम बाह्य हिमालय या शिवालिक के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से याद रखना है, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार भारतीय प्लेट के द्वारा 3 क्षेपण दिए गए, 3 क्षेप उत्पन्न किए गए, यानी कि 3 धक्के दिए गए, और इन तीनों ही धक्कों से 3 पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण या 3 श्रेणियों का निर्माण हुआ है। सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी होगी? बृहद हिमालय की। इसका निर्माण ओलिगोसिन काल में हुआ। ठीक है। लघु हिमालय, इसका निर्माण मायोसिन काल में हुआ, और शिवालिक जिसका निर्माण प्लायोसिन काल में हुआ, है ना। इस प्रकार से भारतीय प्लेट के द्वारा 3 क्षेप उत्पन्न किए गए, और इन तीनों क्षेपों से क्रमशः बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक का उत्थान होता है। समझ में आया? और वर्तमान परिदृश्य में देखें तो भारतीय प्लेट के द्वारा निरंतर यह धक्के या ये क्षेप या निरंतर यह भारतीय प्लेट जो है वह अग्रसरित है। यही कारण है कि हिमालय जो वर्तमान में है वह नवीन वलित पर्वत है। इसका उत्थान आज भी जारी है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि हिमालय की जो हाइट है वो बढ़ रही है, इसके पीछे कारण दिए। समझ में आ गया? पक्का? कोई दिक्कत? चलिए बाकी का हम, है ना, हिमालय को कल अभी तथ्यात्मक रूप में जो है खोलेंगे और इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इतना समझ गए? कोबर के सिद्धांत को समझे, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति को समझे। चलिए, धन्यवाद।